मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करूंगा जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में आया था। कमेंट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण पे वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेकंड पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा बॉडी के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि बॉडी में चीजें किस तरह से होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करूंगा जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में आया था। कमेंट आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट था कि जब मेरा बीपी और शुगर कंट्रोल में है, हाँ, क्रिएटिनिन और यूरिया क्यों बढ़ रहा है। इसका आंसर देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किसी एक कमेंट एक किडनी फेलियर पेशेंट का नहीं है, ये बहुत सारी किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में जरूर आ रहा होगा। जब बीपी और शुगर हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो क्यों हमारा लेवल बढ़ता चला जाता है। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किडनी क्यों खराब हुई, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपको तो पता है, बट फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो किडनी जो खराब होती है 80% में बीपी और शुगर की वजह से खराब होती है। किडनी के अंदर जो टिश्यू है अगर वो डैमेज एक बार ले लेता है, तो मर जाता है, तो वहां पर वो जो मर गया टिश्यू वो जिंदा नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। और जितनी भी सीकेडी बीमारी है, किडनी फेलियर होती है, वो सेल्फ प्रोग्रेसिव होती है। यानी एक बार किडनी को थोड़ा सा डैमेज हुआ, मान लो 5% हुआ, वो धीरे बढ़ते 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 100% तक चला जाता है। अब हमारे लिए क्या मुश्किल होता है कि इसको रोकना। अगर आपको पता है कि आपकी किडनी बीपी से खराब हो रही है तो बीपी को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीपी से एक्स्ट्रा डैमेज हो रहा होता है। बीपी बढ़ा रहेगा तो डैमेज तेजी से बढ़ेगा, बीपी कंट्रोल में आ जाएगा तो डैमेज स्लो डाउन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कंट्रोल करना जरूरी है। अब जब बीपी एंड शुगर कंट्रोल में आ जाए, जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो उसके पीछे दो बड़े कारण होते हैं। तो पहले चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कारण पे, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट है ना, केएफटी हर महीने करवा लेंगे, बट सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट वो कभी कभार या कहने पे करवाते हैं या इसके बारे में पता नहीं होता। अगर क्रिएटिनिन लेवल 4 को क्रॉस कर चुका है तो बॉडी में एक कंडीशन तैयार होती है, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमारी किडनी ना सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकालती है, साथ में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड को भी बाहर निकालती है। इसलिए हमारा जो यूरिन होता है, जब अपनी रिपोर्ट देखोगे उस पर लिखा होता है एसिडिक यूरिन। ये एसिड जब बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, क्यों इकट्ठा हो जाएगा? क्योंकि किडनी कम काम कर रही है। एसिड इकट्ठा होना शुरू होगा तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और ये जब एसिडिक ब्लड किडनी में रोटेट करेगा तो किडनी को और तेजी से डैमेज करता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी वजह से मैक्सिमम किडनी फेलियर पेशेंट की मेडिसिन के अंदर एक बहुत सिंपल सी मेडिसिन, बहुत चमत्कारी मेडिसिन कह सकते हो आप उसको, वो रखी जाती है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। अभी बेकिंग सोडा तो हम खा नहीं रहे, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा। जो आपकी मेडिसिन में सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप अपनी मेडिसिन निकालो और एक एक पत्ते के पीछे देखो, उस पर लिखा होता है, किसी के पीछे भी लिखा है ना सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट, वो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा ही होता है। बेकिंग सोडा होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, केक बनाते हैं, ये वही सोडा है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रोकने में हेल्प करता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि हम टैबलेट तो खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ेगा। कभी कभार हम टैबलेट लेते ही नहीं, डॉक्टर ने लिखी नहीं, हमने ली नहीं, तो क्या होता है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, किडनी को डैमेज होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जहां पर क्रिएटिनिन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे इस महीने 4 है, अगले महीने देखोगे 4.5 हो जाएगी, फिर वो 5 हो जाएगी, फिर सीधा 6 पे जंप करेगी, 5.5 आएगा ही नहीं, 6, फिर सीधा देखोगे 7.5, फिर देखोगे सीधा डायलिसिस। तो ये जो कंडीशन होती है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हो रही होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको केएफटी के साथ सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। सीरम बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो 21 से लेकर 29 तक होती है। तो आप चेक करो कि आपका जो सीरम बाइकार्बोनेट है किस वैल्यू में फॉल करता है। अगर आपकी वैल्यू कम आ रही है तो आपको अपने टैबलेट्स को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, खाने में जो हम खट्टा मना करते हैं, अगर आपने मेरी डाइट की वीडियो देखी होगी तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि खट्टा मत खाना, अचार नहीं खाना, सिरका नहीं लेना, नींबू नहीं लेना, वो इसी के पीछे कारण होता है। तो पहली चीज, अपना टेस्ट करवाओ केएफटी के साथ। हर लैब में नहीं होता, मैं मानता हूं, हर बड़ी लैब में होता है, मैं ये भी मानता हूं। तो आप एक अच्छी लैब को सिलेक्ट करो जिसमें आपका सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट हर महीने होता रह सके। थोड़ा महंगा जरूर टेस्ट है, बट जरूरी टेस्ट होता है किडनी को संभाल के रखने के लिए। तो ये हो गया पहला कारण। अब चलते हैं दूसरे कारण के ऊपर जो कि हमें देखने को मिलता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में, और इसी वजह से जैसे क्रिएटिनिन के लेवल थोड़े से बढ़ने शुरू होते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको डायलिसिस के लिए बोलना शुरू कर देते हैं कि अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा बॉडी के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि बॉडी में चीजें किस तरह से होती हैं। आपको सिंपल तरीके से बताऊं, अपना हाथ देखो, आपको हाथ के अंदर ना ये नीली नीली लाइनें नजर आएंगी। ये क्या होती है? ये वेन्स होती हैं। ये ब्लड को हाथ से हार्ट की तरफ लेके जा रही है, दिल की तरफ लेके जा रही है। तो ये क्या कर रही है? इसी की तरह नीचे आर्टरीज होती हैं और ये वेन्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट कोने में बॉडी में पहुंचाना। ब्लड में ऑक्सीजन है, ब्लड में फूड है,
इसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारी किडनी के अंदर भी है। अब किडनी के अंदर अगर आप देखो तो हर जगह जाल बिछा हुआ है, बट फिर भी जालों के बीच में गैप है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब जो सेल इस सप्लाई के बिल्कुल पास है, आप सप्लाई मतलब समझ लो कि नदी के पास है, तो नदी के पास सप्लाई के पास रहने से सप्लाई अनरिस्ट्रिक्टेड आती रहती है, फटाफट लेते रहते हो, फटाफट देते रहते हो, अच्छा रहता है। बट जो सेल दूर है उनके लिए दिक्कत होती है कि उनको तक सीधी डायरेक्ट सप्लाई नहीं आती, और ट्रांसफर क्या होता है, वो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। यानी आप मुझे दोगे, मैं आगे दूंगा, वो आगे देगा। जैसे हम पासम पास खेलते थे ना, तो वैसे ही पासम पास होता है किस चीज का, फूड का और वेस्ट मटेरियल का पासम पास होता है कि हम एक को देते हैं, अगला आगे को देता है, अगला आगे को देता है, और फिर वहां से सामान आता है, हम वेस्ट मटेरियल लेते हैं और आगे उसमें वापस डाल देते हैं। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है, ये एक चेन है ना। अगर आप सोचो कि जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपकी जो वेसल है, जो सप्लाई है वो खराब हो गई, तो जो उसका नेक्स्ट वाला सबसे पहले वो मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई रुक गई, उसका फूड सप्लाई रुक गई। जब उसको नुकसान होता है तो पूरी चेन को नुकसान होना शुरू हो जाता है, पूरी सप्लाई चेन आपकी खत्म हो गई ना। यही कारण है कि जब हम डैमेज उठा लेते हैं किडनी के अंदर, तो डैमेज अपने आप धीरे धीरे बढ़ता चला जाना शुरू कर देता है। और इसे रोकने के लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर दो चीजों की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है फूड, क्योंकि ब्लड सप्लाई में जितना अच्छा होगा उतने अच्छा हमारे न्यूट्रिशन सेल्स को मिलेगा, उतना अच्छा वो काम कर पाएंगे। और किडनी फेलियर पेशेंट गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी, कि खाना पीना कर देते हैं बंद, प्रोटीन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उबले टिंडा घिया तोरी, और अपना वेट डाउन करना शुरू करते हैं। जो पेशेंट खाना पीना टाइट कर देता है, उबला हुआ खाना खा रहा होता है या फिर सिर्फ फ्रूट डाइट पे रह रहा होता है, उनका क्रिएटिनिन लेवल 2 महीने बहुत अच्छा नीचे जाता है। बहुत, मैं कहता हूं बहुत अच्छा जाता है। आपका वेट मान लो कि 80 किलो था, आप हो गए 60 किलो की, 20 किलो वजन आपने 3 महीने में गिरा लिया, आपका क्रिएटिनिन लेवल था 8, वो हो जाएगा 6 या 5। बट आपकी बॉडी में आएगी वीकनेस, और ये वीकनेस आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इसको आप खत्म नहीं कर पाओगे। और आगे के जो 2 रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, डायलिसिस का और ट्रांसप्लांट का। क्योंकि बॉडी में अब खून नहीं बनता, क्योंकि आपने प्रोटीन इंटेक नहीं किया, आप डायलिसिस नहीं करवा सकते, क्योंकि बॉडी में कुछ बचा ही नहीं। इतनी वीकनेस है आपके लिए, उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो ये वीकनेस जनरेट होती है। और जो क्रिएटिनिन लेवल 2 महीने डाउन रहा, वो तीसरे महीने बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में अब जो स्टोर था, फैट था, वो सब खत्म हो चुका है। अब बॉडी चाहकर भी अपने रिजर्व को यूज नहीं कर सकती, बॉडी वीक होती चली जा रही है, आपकी किडनी वीक होती चली जा रही है। और किडनी जितना वीक होती चली जाएगी उतना कम काम करेगी, जितना कम काम करेगी उतना क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ना शुरू होगा। तो जो शुरू में 2 महीने में आपको फायदा नजर आना शुरू हुआ था, डाइट को बहुत ज्यादा टाइट करने का, प्रोटीन पूरा बंद कर देने का, उबला हुआ खाना खाने का, और वही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि हमने इसको समझा नहीं था। आपको क्रिएटिनिन डाउन करना है ना, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स भी लगे हुए हैं। किडनी के अलावा लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, पैंक्रियास हैं, कितने सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं। अगर आप खाना पीना बंद करते हो तो पूरी बॉडी का बंद होता है, सिर्फ किडनी का बंद नहीं होता। और जब हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है तो सारे ऑर्गन वीक हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, अब बाकी सारे ऑर्गन भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब अपने लाइफ के एंड स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो मल्टी सिस्टम फेलियर हो रहा होता है। यानी पहले किडनी जवाब देगी, फिर हार्ट जवाब देगा, फिर कभी लीवर जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है। तो इस तरह से जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो बहुत खराब हो चुकी होती है। अब दूसरी तरीके से सोचो कि आपने खाना पीना अच्छी तरीके से खा रहे थे, बैलेंस डाइट खा रहे थे, उसके फायदे समझो। आपकी बॉडी में किडनी खराब हो रही है और किडनी के बारे में सारे डॉक्टर्स जानते हैं, अच्छे सारे डॉक्टर जानते हैं कि किडनी जो खराब हो रही है उसको आप रोक सकते हो, बंद नहीं कर सकते, रिवर्स पूरा बैक नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी के अंदर जो टिश्यू मर गया है ना, अगर कोई डॉक्टर उसको जिंदा कर लेगा ना तो पूरी बॉडी को जिंदा करना मुश्किल काम नहीं है। तो जो डॉक्टर ये बोलते हैं कि किडनी की जो सेल्स है वो रीजनरेट हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कोई किसी में भी सच्चाई नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। अगर मरे को मैंने इतने से हिस्से को जिंदा कर लिया तो पूरी बॉडी क्या चीज है कि कोई मरेगा ही नहीं है, आप उसको दवाई दोगे वो जिंदा हो जाएगा, है ना। बट ऐसा होता नहीं है। आपकी बॉडी में जो सेल मर गए हैं वो मरे ही रहेंगे, आपने और सेल को मरने से रोकना होता है, और जो अच्छे सेल्स हैं उनसे काम थोड़ा सा बड़ा लेना होता है कि क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन हो जाए। और उसी को ही श्रेयास में साइंस इंजीनियरिंग में करवाया जाता है, जिसके आप बाकी सारे टेस्टिमोनियल्स, रिपोर्ट्स आप इस चैनल पे देखते आए हो, वो इसी तरह से पॉसिबल है। खाना पीना टाइट करने पे दिक्कतें ज्यादा बढ़ती हैं। 2 महीने का जरूर सुख मिलेगा कि रिपोर्ट में सुधार होगा, बट वो किसी काम का नहीं है। तो आपको जरूरत है समझने की कि आप बॉडी को क्या दे रहे हो, क्या इनटेक कर रहे हो, बॉडी उसको किस तरह से कर रही है। अब आप इसमें डाइट में मॉडिफिकेशन भी है, इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी है। डाइट में मॉडिफिकेशन के लिए पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाके देखो, समझो। और
एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, मगर एक्सरसाइज हम बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज क्यों करते हैं पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक्सरसाइज इसलिए एडवाइस करते हैं कि आप अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा। अब हमारी नॉर्मल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो 95% के आसपास रहती है। अब अगर आप ब्रीथिंग डीप करने शुरू करते हो तो वो 98, 97, 98 के आसपास 99 तक वो पहुंच जाती है। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने का मतलब ये है कि सेल को 2 या 3% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलना। अब इसका कोई नुकसान तो होगा नहीं, फायदा ही होगा। तो ये फायदे लेने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम पे जोर देते हैं। कपालभाति मना करते हैं क्योंकि इसमें एब्डोमेन बहुत ज्यादा तेजी से हिल रहा होता है और क्रिएटिनिन की वैल्यूज अननेसेसरी बढ़ जाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 चीजों में आपको हेल्प करेगा, बीपी कंट्रोल करने में, माइंड को शांत करने में और ब्लड को ऑक्सीजन रिच करने में। तो ये बेनिफिट देखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम हर किसी पेशेंट को बोला जाता है। और थोड़ी बहुत वॉक, खाना खाया थोड़ा बहुत चल लो, कुछ नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, चलो। ये बेनिफिशियल रहता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अब हमने शुरुआत तो कहीं और से की थी, पहुंच कहीं और गए, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा मिला, कुछ लंबा मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के साथ मैं चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी टॉपिक आप चाहते हो जो हम कवर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप जो बोलोगे ना मैं वो वीडियो बनाऊंगा। आपके माइंड में कोई भी डाउट है मैं उसे क्लियर करूंगा। आपको बात अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, दोनों आपके हाथ में। इसी के साथ आज्ञा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार।